अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, कराची से लाहौर और लाहौर से फिर शहर इक़्तिदार तक फैले मनशियात नेटवर्क की कहानी ने मुल्क भर में तहलका मचा दिया। ड्रग क्वीन कहलाने वाली अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि पूरे माशरे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमों पर इल्ज़ाम है कि वो पोश इलाकों, तालीमी इदारों और बासर हलकों तक महंगी मनशियात खुसूसन कोकेन सप्लाई करती रहीं, जबकि उसके नेटवर्क में खवातीन राइडर्स, ऑनलाइन डीलिंग और खुफिया तरसील जैसे जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तहकीकाती इदारों का दावा है कि मुलजिमा के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात, केमिकल्स और एक मुबैना मिनी ड्रग फैक्ट्री बरामद हुई, जबकि उसके मालियाती और जाती रवाबित ने भी कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। सिटी कोर्ट में बगैर हथकड़ी पेशी हुई। लाहौर से मुबैना गिरफ्तारी, पुलिस अफसरान से ताल्लुकात और वीआईपी प्रोटोकॉल जैसे मामलात ने इस केस को मजीद हसास बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या अनमोल पिंकी सिर्फ एक चेहरा है या उसके पीछे कोई बड़ा और ताकतवर नेटवर्क मौजूद है, और क्या जीआईटी वाकई बड़े मगरमच्छों तक पहुंच पाएगी जो बरसों से इस काले धंधे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ज़ीशान मलिक साहब। आपको खुशामदीद कहूँगा। साथ ही साथ हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आप तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा सर। जी शुक्रिया। ज़ीशान मलिक साहब, आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे अगर अनमोल पिंकी इतने बड़े नेटवर्क की सरगना थी तो वो बरसों तक कानून की गिरफ्त से कैसे बाहर रही, और कौन कौन है इस पूरे नेटवर्क के पीछे? क्या कहते हैं सोर्सेज और क्या कहते हैं ज़रा? देखें उसामा, 3 दिन हो गए हैं पिंकी का जो टॉपिक है, नेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसकी जीनत बना हुआ है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि 1 मई को जब वफाकी हसास अदारों की जानिब से ज़राए के मुताबिक इसको गिरफ़्तार किया गया पंजाब के एक इलाके से, और लोकेटर वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसमें इनकी गिरफ़्तारी के बाद। उसके बाद उन्होंने इसको अपनी हिरासत में रखा, तफ्तीश करते रहे। तफ्तीश के दौरान जो है वो होशरबा इंकशाफात सामने हैं। इब्तदाई तौर पर 6 सफ़ात की जो रिपोर्ट है वो वफाकी हसास अदारे के पास मौजूद है, जिनमें इनके सहूलतकार हों, इनके जो गाहक हों, जो इनके पुश्त पनाही करते थे लोग, वो तमाम का डाटा जो है वो वफाकी हसास अदारों के पास जो है वो बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद इसकी गिरफ़्तारी गार्डन के इलाके में शो की गई। जिस फ्लैट से वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी शो की गई, वो जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। बगदादी थाने का एक मुकदमा है, उसमें भी लूप होल्स हैं, जिस पे वाज़ा तौर पर दिख रहा है कि कुछ जो डिपार्टमेंट की काली भेड़ें हैं वो मुलजमा को जो है वो सपोर्ट करने के लिए कोशिश करती रहीं। जिस तरह उसको सिटी कोर्ट में पेश किया गया, सुबह 7 बजे के करीब गिरफ्तारी उसकी होती है। 9:30 बजे SHO लेकर के उसको कोर्ट में पहुंचते हैं गाड़ी के अंदर, वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उसको कोर्ट में, अदालत में भिजवाया जाता है। शॉपिंग भी करवाई जाती है, नए कपड़े भी दिलाए जाते हैं, मास्क भी फराम किया जाता है, चश्मा भी फराम किया जाता है, ताकि वो प्रोटोकॉल से अदालत में पेश हो सके। तमाम तर वाक़े की जब वीडियोस मंजर आम पर आईं, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया में ख़बरें ब्रेक हुई, वाक़े पे शोर गोगा हुआ, तो हुकाम को नोटिस लेना पड़ा बहालत मजबूरी। नहीं तो आपने माजी में देखा होगा इस तरह के हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं वहाँ पर मट्टी पाओ प्रोग्राम के तहत जो है ना पॉलिसी की जाती है। बड़े बड़े लोगों के जब नाम बाहर आने का मतलब अच्छा होता है। तफरीक वाज़े है कि अगर कोई कमज़ोर गर्दन वाला आदमी पकड़ा जाएगा तो उसको सर के ऊपर, मुंह पे उसके कपड़ा भी बांधा जाएगा, हथकड़ियाँ भी लगाई जाएंगी, इवन के बेड़ियाँ भी पहनाई जाएंगी, और जब एक कोई हाई प्रोफाइल मुलजिम ज़ीशान पकड़ा जाएगा तो ये सलूक दिखता है। जी बिल्कुल, आप देखें कि जैसे माजी करीब का ये केस है अरमगान का, पुलिस मुकाबला हुआ उनके घर पे, जब पुलिस ने रेड किया, एक DSP उसमें शहीद हो गए हैं। ठीक है, अरमगान की मुबैना तौर पर फायरिंग की वजह से वो DSP 1 साल तक जख्मों के साथ लड़ते रहे, उनका इलाज मुआवजा होता रहा, लेकिन बिलाकर वो शहीद हो गए। कुछ लोग जख्मी भी हुए। उस केस में अदाकार साजिद हसन के साहबजादे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बड़े बड़े नाम जो है वो बाहर मंजर आम पर आने की तौक़ा की जा रही है। तो उस केस को मट्टी पाओ पॉलिसी के तहत जो है वो केस बिल्कुल दब गया। ठीक है, आज कोई सोशल मीडिया पे, कराची का शहरी मैं दावा करता हूँ कि कोई नहीं जानता होगा कि अरमगान के केस का क्या हुआ। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। सेम इसी तरह इन मोहतरमा पिंकी का केस है। पिंकी के केस में भी जो इसके गाहक हैं या जो इसके सहूलतकार हैं, जो या जो लोग इसकी पुष्ट पनाही पे, वो बड़े बाअसर और बड़े मजबूत लोग हैं। ठीक है ज़ीशान, मैं इनके ऊपर आता हूँ। पहले मैं हुकूमत सिंध का भी मौक़िफ़ जान लूँ।
मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलूच साहब, अगर एक आम मुल्जिम को फौरी हथकड़ी लगती है तो ये पिंकी कौन है जिसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया? क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है या हाई प्रोफाइल मुल्जिमान के लिए एक अलग निज़ाम इस मुल्क में मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कानून सबके लिए बराबर है। और जो ये खातून कोर्ट में पेश हुई हैं, तो आपको पता है कि कोर्ट के अंदर जो डेकोरम है वो अदालत फैसला करती है उसके हवाले से। और वहाँ जो वहाँ पे जो मामलात होते हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस उनको ज़ाहिर है जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं उनके हवाले से जो है वो आती हैं, तो फिर आगे प्रोसीडिंग्स फिर चलती हैं, तो देखा जाता है जो भी मामलात होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने देखा कि इस कदर हाई प्रोफाइल ये अंडरग्राउंड जो काम कर रही थी, जी। उसको इस रैकेट को सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस ने ही जो है वो पकड़ा। और इसको मजीद इसके जो नेटवर्क है उसको हम क्रैक डाउन कर रहे हैं उसके ऊपर, जहां से ये सप्लाई ले रही थी और जिनको आगे सप्लाई फॉरवर्ड करी थी, जो इसका रैकेट था, जहां पे इसके सप्लायर से जो एंड कंज्यूमर्स से वहां तक भी हम जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग जिसपे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जड़ तक जाएं। बिकॉज आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की और खासकर पीपल्स पार्टी की इस पे जो है वो जीरो टॉलरेंस है। अभी आपने कुछ वक्त पहले ही आपने देखा होगा कमेटी में जो है वो हमारी जो मुस्तफ़ा साहब, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है फरियाल अदीब तालपुर फरियाल साहिबा साहिबा, ने, मुस्तफ़ा साहब जरा तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने भी आईजी साहब को, जी मैं कंप्लीट कर लूं पहले। उन्होंने भी आईजी साहब को इसी हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें जो है वो इस मामले में बिल्कुल भी जो है कोई इसमें हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे। और कोई भी ऐसा जो है अनासिर अगर शहर में हैं, जो सूबे भर में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिहाजा आपने देखा कि उसके फौरन बाद एक एक्शन होता है और ये खातून जो है पकड़ में आती हैं। और इसके साथ मजीद भी जो ऐसे लोग हैं जो इस गंदे घिनौने खेल में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सैयद फरहान अंसारी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। फरहान साहब, आपको भी खुशामदीद कहूँगा शो में। जी शुक्रिया। फरहान साहब, एक मीटिंग होती है, एक इजलास होता है जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा सरजनिश करती हैं आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब की, जिसके ऊपर वो जवाब ये देते हैं कि मनशियात फरोशों को पकड़ना एएनएफ का काम है। फिर इतनी बर्क रफ्तारी से इतने हाई प्रोफाइल मुल्जिमा को कैसे पकड़ दिया गया, कैसे दौड़े लग गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके सुनने वाले को, तमाम लोगों को और आपके पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी अपने दोस्त की बात सुन रहा था, अब्दुल्ला भाई की मैं बात सुन रहा था। आपने इनसे सवाल ये पूछा था कि ये जो खातून है ये किस तरह धड़ल्ले से, धांधली के साथ, बड़े वसूख से के साथ ये अदालत में ऐसे घूम रही हैं मादरत के साथ जैसे किसी फार्म हाउस में पिकनिक पे आई हुई हैं। जी। जो कोर्ट ने फैसला करना है वो तो कोर्ट फैसला कर देगा बाद में। तो क्या ये जो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट के आईओ साहब थे, ये इनको हथकड़ियां लगा के, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है भाई, इनको क्यों नहीं पेश किया गया हथकड़ियां लगा के? ये जो देखें पाकिस्तान के अंदर ये तो दोहरा मायार है ना। मैं आपको मिसाल दूं, आप आज मेरी बात लिख लीजिएगा और उसको रिकॉर्ड पे ले लीजिएगा। मुझे बात कहनी नहीं चाहिए पर मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये जो मैडम पिंकी हैं इनका कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं होगा। ठीक है। माजी के ऐसे बहुत सारे किस्से, और यही मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, फैसला अदालत में होना है, पर यही लोग, यही सिंध गवर्नमेंट और ऐसे सरान चेंज हो जाए कि यही लोग इसको क्लीन और ये औरत बाहर आएगी और दोबारा से इस नौजवान नस्ल को तबाह करने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आज से पहले अयान अली का कुछ बिगाड़ लिया किसी ने? सही। कहाँ है फरहान साहब, आप भी मुझे एक बात बताएं कि कुछ एमक्यूएम से मंसूब लोगों का भी नाम आया है। आज एक पाकिस्तान के बड़े निजी चैनल ने उनके नाम चलाए हैं जराए से, इसके ऊपर क्या मौकफ है? एमक्यूएम क्या मौकफ रखती है? किसका नाम आया? मुझे नहीं पता, मुझे बताएं किसका नाम है। सर, आपकी पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है मुबैना तौर पर। सर, जब मैं नहीं शर्मा रहा तो आप भी इतना क्यों शर्मा रहे हैं? मुझे खुल के बताएं ना, ताकि मैं उस पर कोई कमेंट कर सकूं। जी मैं जसारत कर सकता हूं इस बात की। हमारे ज़राए इस बात के कंफर्मेशन कर रहे हैं कि मुल्ज़िमा पिंकी की जो अभी इंटेरोगेशन चल रही है उसमें उसने होशरबा इंकशाफात किए हैं
उसमें एमक्यूएम के जो एमएन हैं सादिक इफ्तिखार साहब, उनका उन्होंने नाम लिया है और उसमें बताया कि सादिक इफ्तिखार साहब मुबैना तौर पर और उनकी अहलिया भी मुबैना तौर पर पिंकी के साथ राब्ते में थे और 5 लाख रुपए का पिंकी ने ये भी बताया कि कोई 5 लाख रुपए का कर्ज भी है जो इसी लेन देन की मद में जो है वो उनके ऊपर सादिक इफ्तिखार साहब के ऊपर है। इस पे कोई कमेंट कर दें आप। क्या कहेंगे फरहान अंसारी साहब? ज़िशान मलिक ने बड़ा सवाल अगर नहीं बिल्कुल सही है। मैंने तो आपको कहा नाम लेके गुफ्तगू करें ना, ये कब तक हम पर्दों में नाम लेंगे कि उसका नाम नहीं है इसका नाम नहीं है। किसी भी एमएनए का, एमपीए का या एमक्यूएम से रिलेटेड किसी भी आदमी का नाम है, उसकी वेरिफिकेशन की जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर वो उसको कहीं पे भी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट आती है तो कानून से बालातर होकर उसको सजा दी जाए। और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, डेफिनेटली पार्टी उसको खारिज करेगी। अगर कोई भी है XYZ, कोई पार्टी से बालातर तोड़ी है, इंसानियत से बालातर तोड़ी है। अगर कोई एमएनए है, एमपी है या कोई भी है, ठीक है सर उसको फिलफौर पार्टी से फारिग हो जाना चाहिए और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, चले, बड़ी अच्छी बात कही है आपने फरहान साहब। ज़िशान मलिक साहब, 2021 से मुकदमा दर्ज थे, मुलजिमा कैसे कानून की गिरफ्त से बचती रही, क्या कहानी है इसके पीछे? अच्छा उसामा भाई, इस पे तस्सीह कर लें। 2018 में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। 2018 में भी हुआ था जी। 2019 में भी एक मुकदमा ANF एंटी नारकोटिक फोर्स सिंध की जानिब से दर्ज हुआ था जिसमें इनके राइडर्स पकड़े गए थे। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका बताया जाता है वहाँ पर। उस मुकदमे में भी ये मफरूर थी। अच्छा, 5 साल कबल पंजाब के इलाके लाहौर में जो है वो बाकायदा तौर पर ये गिरफ्तार भी हैं मोहतरमा। मुबैना तौर पर साजबाज के पास तकरीबन कुछ 7 करोड़ रुपए की रकम बताई जाती है जो रिश्वत के अवज जो है इन्होंने अदा की और रिहाई का परवाना इनको मिल गया। और सुना ये कि 2-3 करोड़ रुपए अपने पास ये हार्ड कैश रखती थी कि जब कभी पकड़ी जाऊं तो फौरन साजबाज हो जाए। जी, ये भी एक इनके बारे में इंकशाफ है कि सखी भी बहुत थी। अब उसको सखावत कहें या पैसे का रोबो दबदबा कहें, 40 से 50 लाख रुपए बकौल इनके जो है वो इन्होंने जो तफ्तीश के दौरान बताया है। ज़रा ये इस बात को कंफर्म करते हैं कि कुछ 40-50 लाख रुपए का कैश लेकर के ये जाती थी और रास्ते में कोई गरीब मिल गया या कोई भी मिल गया तो इनके बकौल ये 40-50 लाख रुपए वापस जब शॉपिंग करने जाती थी तो वापसी पे 40-50 लाख रुपए बांट कर लोगों में घर वापस आती थी। ये भी इन्होंने इंकशाफ किया। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ हसास अदारों के नाम भी लिए हैं। ANF के एक इंस्पेक्टर का नाम बताया जा रहा है, एहसान जिनका नाम है। उनका कहना है कि वो इनके भाई को जब उसने पकड़ा था तो उसको बार बार ये तंग करते थे, बार बार पकड़ते थे, बार बार छोड़ते थे। तकरीबन कोई 1.25 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट बताई जा रही है जो ANF को रिश्वत की मद में दी गई। इसी तरह एक पुलिस एहलकार जो है वो कामरान, उसका भी नाम आ रहा है इंटरोगेशन में सामने कि कामरान ने जब इनके राइडर्स को पकड़ा है वो भी तकरीबन को 1.5 करोड़ रुपए के करीब इनसे रिश्वत वसूल कर चुका है। ये इन्होंने इंकशाफात किए हैं। और इसके साथ जब इन्होंने कहा कि कामरान बहुत ज़्यादा तंग करने लगा था तो मैंने उसकी जो सुपारी देने की या उसकी कत्ल करने की जो प्लानिंग है वो भी की थी। मुबैना तौर पर यह भी बात सामने आई है, वाज़ेह आई है तहकीकात के दौरान कि वो कामरान की जो सुपारी देने वाली थी कि कामरान को रास्ते से हटा दिया जाए, ताहम वो किसी वजह से वो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ज़िशान मलिक, ये तो चंद एक नाम सामने आए हैं, और भी कोई बड़े मगरमच्छ है पीछे? कुछ शोबिज इंडस्ट्री का भी नाम है, कुछ अदाकारों के भी नाम है, जैसा कि कोई मॉडल बताई जा रही है। जरा इस बात को कंफर्म करें। मुबैना तौर पर एक मॉडल है सारा, उनका नाम सामने आया है। एक अदाकार बताए जा रहे हैं कि मुनीब भट्ट जो शोबिज इंडस्ट्री के बड़े मारूफ नाम हैं मुबैना तौर पर, उसका भी नाम जो है वो तहकीकाती ज़राए ये बताते हैं कि उनका भी नाम इस मोहतरमा की जानिब से लिया गया कि वो भी इसके क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल हैं। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। मैंने आपको बताया कि वफाकी तहकीकाती जो अदारे हैं उनके पास तो एक 6 सफ़ात की जो रिपोर्ट है वो एक अलग से उनके पास मौजूद है। इसका मोबाइल के फ्रॉन्जिक्स भी हैं, लोकेशंस भी हैं, CDRs भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो वो इनसे तफ्तीश कर सकते थे उन्होंने इब्तदाई तौर पर की है। लेकिन ये जो अभी नाम इंकशाफात सामने आ रहे हैं, पुलिस की भी एक टीम बनी है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल इनको मिला है। परसों हालांकि अदालत में जब पेश किया गया था तो अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनका जो रिमांड है वो देने से इनकार कर दिया गया। यहाँ मैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला भाई से एक सवाल करूँगा, अगर वो इसका जवाब देना मुनासिब समझे तो। मुस्तफ़ा साहब, आपने कहा कि जो सिंध अदालत है उसका काम होता है वो अपना फैसला करेगी, ताहम एक अक्यूज़ को कोर्ट में पेश करना सीधा सीधा पुलिस का काम होता है और वो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम होता है। यहाँ पर तो एक SHO साहब जो हैं वो खुद प्रोटोकॉल के साथ मुलजमा को लेकर के गए हैं। और मुझे ये भी ज़राए ने ये भी कल से हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं ताहा उबैदी, उन्होंने इंकशाफ किया
कि कल एडिशनल आईजी कराची के ऑफिस में एक मीटिंग हुई जिसमें एडिशनल आईजी साहब ने डीआईजी साउथ से पूछा कि जनाब ये किसके हुक्म पर ये उसको प्रोटोकॉल फराहम किया गया, ज़रा तो आप ज़रा एसएचओ को कॉल लगाएं। तो जब उन्होंने कॉल लगाई लाउड स्पीकर पर तो एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल जो सस्पेंड कर दिए गए हैं इस केस के अंदर, तो उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ ये किया कि जनाब मुझे अफसराने बाला का हुक्म था। तो जिस पर उनसे इस्तफसार किया गया कि ये किसका हुक्म था, कौन से अफसराने बाला थे, तो उसके बावजूद वो सीधा नाम लेने की बजाय वो यही कहते रहे कि वो अफसराने बाला का हुक्म था। अब एडिशनल आईजी कराची हों या डीआईजी साउथ हों या आईजी सिंध हों, इनके अलावा कौन से अफसराने बाला है जिनके हुक्म पर ये अच्छा, अब्दुल्ला बलोच साहब एक सवाल रखा है ज़िशान मलिक ने, तो वो जो अफसराने बाला जिनका नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हुकूमत सिंध करेगी कार्रवाई? देखें, इस पे होम मिनिस्टर साहब की आपने जो है वो कमेंट्स सुन लिए होंगे। उनके जो है वो फौरन ही उन्होंने प्रॉम्प्ट इस पे जो है वो अपना वर्जन भी दिया और उन्होंने यही कहा कि हम इस पे जो है वो कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा ये कि इसकी इंक्वायरी भी जो है वो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये तहकीकात सही माने में की जाए। ये हम कोई आई वॉश नहीं करना चाह रहे, ना ही हम कोई क्या नाम है किसी चीज को अंडर द कारपेट करना चाह रहे हैं कि ठीक है इस बात को रफा दफा कर लें। जैसे अभी आपके पैनल पे कोई कह रहे थे कि ये कुछ नहीं होगा, ये तो ये आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक इतने सालों से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें लोगों को शायद फील होता है कि कोई अगर पकड़ा गया तो उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन सजा देना या ना देना ये हमारी अदालतों का फैसला होता है। इस पे गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी को एक छोटा सा सवाल और था मुस्तफा साहब के पहली पेशी पर रिमांड नहीं दिया गया मुल्जिमा का, तो वो जो खातून जज साहिबा जो हैं उनके खिलाफ आपकी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी? जी, उस पे भी होम मिनिस्टर साहब की जो है वो आपने स्टेटमेंट अगर सुना हो, उस पे भी उनकी राय यही थी कि इस पे भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कोई ना कोई हम चाहेंगे कि उस पे बात हो, क्योंकि नेचुरली हम चाहेंगे कि ये अगर पुलिस इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद अगर सामने से उसको बेल मिलती जाएगी तो फिर देयर इज नो यूज ऑफ इट। तो वो मुझे एक नेगेटिव इंप्रेशन। मुस्तफा साहब, एक सवाल का जवाब और चाहिए होगा आपसे, दरकार है अगर आप मुनासिब समझे तो। सिंध हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले से जो इकदामात करने चाहिए, माजी में देखा होगा कत्ल, इकदाम कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, गैंगवार के केसेस, उसमें मुल्ज़मान जो हैं वो लैक ऑफ एविडेंस या नाकस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हाईलाइटेड केसेस मौजूद हैं जहां पर मुल्ज़मान के ऊपर जब ऑपरेशन पुलिस की जानिब से या तहकीकाती अदारों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, उनके ऊपर एक कभी धमाका खेज मवाद, दस्ती बम बरामद, इस तरह की चीज़ें बरामद करवा दी जाती हैं, लेकिन जब वो केस कोर्ट में जाता है वहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाती इल्ज़ामात को। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इस हवाले से कोई कमेटी या कोई प्लान, लाइन ऑफ एक्शन सिंध हुकूमत ने अभी तक क्यों कर नहीं दे सकी, इसका जवाब बिल्कुल। इस पे जो है वो इस पे भी गौर फिक्र जारी है और हम समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन को मजीद एफिशिएंट करने के लिए भी काम किया जाएगा। और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ सिंध का इशू है, ये अक्रॉस द बोर्ड आप सारे सूबों में देखेंगे कहीं ना कहीं। ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा कोई भी क्राइम होता है तो उसको जब हाईलाइट किया जाता है तो उस पर फिर फॉलो अप उतना बाद में फिर नहीं। हम तो चाहेंगे कि मीडिया उसको कंटिन्यूस फॉलो अप दे। अब जैसे ये केस है, हमने ये मुझे पता है 2-3 दिन बाद मीडिया शायद उसको इतना हाईलाइट नहीं करेगा, इतने इंपॉर्टेंस नहीं देगा। हम चाहेंगे कि आप उसको कंटिन्यूस फॉलो अप लें ताकि जो चीज हो रही है पब्लिक के सामने, अगर इनको सजा भी हो जाती है तो वो भी जो है वो पॉजिटिव अगर कोई इम्पैक्ट आता है इस केस का और जिसपे जो है वो लोगों को मुतमईन हो कि ठीक है भाई अगर ये पकड़ी गई थी तो उनको सजा भी होगी। लेकिन उस तरह फिर उसको पॉजिटिव न्यूज को मीडिया अगर ना दिखाए तो फिर सोसाइटी में एक नेगेटिव इमेज जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। एक सोशल इशू है ये, एक आपकी सोसाइटी में एक किस्म का ऐसा एक जो है वो एक एलिमेंट पैदा हो गया है जो आपकी यंग जनरेशन को और आपकी जो यंग नस्लें हैं उनको, नौजवानों को गलत ट्रैक पे अगर ले जा रहे हैं तो वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर इन इट। ठीक है। अच्छा फरहान साहब, मनशियात से कमाए हुए पैसों से जायदादें बनाई गई, मालियाती इदारों ने क्यों इसके ऊपर नजर सानी नहीं की? क्योंकि जायदाद अब इस दौर में तो इन पैसों से खरीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है जब से FBR ने जो है अपना शिकंजा सख्त किया। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं,
अरबों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। और जैसा इससे पहले भी मैंने अपनी गुफ्तगू में ये बात की थी, असल में मुझे तो लगता है अब कोई मुकाबला शुरू हो गया है, हर सूप की कोई ना कोई पिंकी है ना। एक पहले पिंकी आई, वो अरबों करोड़ों रुपए खा के चली गई, ड्रग्स का काम किया। फिर एक कोई रहीम शाह टाइप की, हरीम शाह आ गई। उसके बाद अब ये नई पिंकी आ गई, जैसा आप बता रहे हैं 6 पेजों के ऊपर मुश्तमिल नाम आ गए। जी। अब वो नाम पाकिस्तान के यकीनन कोई बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। तो सर जब तक जो जितनी अच्छी गुफ्तगू मेरे भाई कर रहे हैं ना, पर इन्होंने जवाब तब भी नहीं दिया कि आपके एसएचओ ने उसको बगैर हथकड़ी के कैसे पेश कर दिया। मैं आपको माजी की बात बताऊं, अभी तो ये गुत्थी ही नहीं सुलझ सकी ना कि लाहौर से आया गिरफ्तार किया गया है या कराची से गिरफ्तार किया गया है। उधर मरियम नवाज साहिबा नोटिस ले रही है, यहाँ पर हमारी पुलिस ये आज का काम नहीं है। अगर आप मेरी बात सुनिए, ये आज का काम नहीं है। अगर ये पंजाब के अंदर हो रहा था, उसमें भी मैंने, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सुना, उससे पहले वो कराची के अंदर थी। सर मैं अपनी बात अगर ये बात मैं जो जुमला कंप्लीट कर लूं, जरा सा मौका दिए मुस्तफा साहब, आप कंप्लीट कर दें। गिरफ्तारी कहां से हुई? सो फार तो यही न्यूज है कि इसको जो है वही कराची से अरेस्ट किया गया। सर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी तो कोई इंफॉर्मेशन दी होगी ना कि हमने गिरफ्तार किया है या नहीं किया? जब जाहिर है उसको पेश किया है तो वो कराची से ही उसको गिरफ्तार किया है तो पेश किया। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कराची से गिरफ्तारी हुई है। ठीक है फरहान साहब, आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, मेरे भाई को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है या इनको गलत बताया गया, दोनों बातों में से कोई एक बात है। आज ही मैं टीवी चैनल को बयान देख रहा था, जिस बिल्डिंग के अंदर बताया जा रहा है वो फ्लैट में रहती थी, वहां से उसकी गिरफ्तारी शो की गई है। ठीक है, रिपीट शो की है भाई। उस बिल्डिंग के लोग कहते हैं ना वो यहाँ रहती थी, हमारी बिल्डिंग पे बदनाम किया जा रहा है। और जो फ्लैट नंबर Z है उस रिहायशी है, वो तो कहते हैं हम यहाँ पे रहते हैं। ये तो एक ड्रामी अंदाज में उसको शो कराया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई, आप मेरी बात सुने, एक पॉलिटिकल मैं आपको जिस घर का एड्रेस FIR में मेंशन किया गया है, वहां उस घर के जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मालिक मकान है, वो कह रहे हैं इस घर में तो ये रह ही नहीं रही, कोई और रह रहा है। सर क्या है, गुत्थियां क्यों नहीं सुलझ रही? तो गुत्थियां नहीं सुलझेंगी क्योंकि गुत्थियां जिन्होंने सुलझानी है उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं। ये इतना सेंसिटिव मैटर है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और आप इस बात को ऑन कर रहे हैं कि जिस घर में वो रहती थी भाई, ड्रामाई अंदाज में उसको पेश करके कहाँ से लेकर आए, ये सारी चीजें इनके पास पता होनी चाहिए। वो टहलती भी आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, माजी के अंदर MQM के कारकुनों को जिस तरह मावरा अदालत कत्ल किया, वो तो 1 मिनट के लिए शहीद किया, हटा दें। सर सिर्फ शक हो जाता था ना MQM का कारकुन है, तो उसको घसीट के जंजीरों के साथ, हथकड़ी के साथ, कपड़ा डाल के, आग बंद करके पॉलिटिकल वर्कर को लेके जाते हैं। ये इतने ताकतवर लोग हैं, ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये किस तरह बगैर हथकड़ी के वहां पे घूम रही है और अब पुलिस वालों को अपने हाथ पे नचा रही है। कौन लोग हैं ये? इसकी इंक्वायरी किसने करनी है? अब ये भाई बैठ के बता रहे हैं, सर सुने, ये बता रहे हैं वजीर दाखिला साहब ने यूं कर दिया, वैसा कर दिया। भाई खुदा को माने, सच बोले। जब इसमें सच नहीं बोलेंगे, ये मॉरल लेक्चर्स प्लीज, ये मॉरल लेक्चर यहाँ ना दें प्लीज, यही देंगे और हर बात में अपने नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए ना। आपको सुनना भी पड़ेगा, मेरी बात में इंटरप्ट ना करें प्लीज। एक तो प्रॉब्लम MQM के साथ ये है कि वो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अयान अली को बचाने में लग गए। आपका प्रॉब्लम ये है कि आज आप इस पिंकी को बचाने में लगे। मेरी बारी में बात नहीं करेंगे आप, मैं अपनी बारी में बात करूंगा। आप माजी में आप अयान अली को बचाया, ये 90s का दौर तुम्हारा नहीं है जो तुम बैठ के जो ना ड्रामाई अंदाज के अंदर इस तरह की फजूल बातें आप करोगे और आपको जवाब नहीं मिलेगा। नहीं सर, आपको सब सुनना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। शहर के तालीमी इदारों के अंदर ड्रग्स आ गई है, आपको भी सुनना पड़ेगा भाई। तालीमी इदारों के अंदर वेपन्स आ गए, आपको भी सुनना पड़ेगा। आप बताइए, 18 साल से आपकी हुकूमत है, आपको नाम तुम्हारे MNA का आ रहा है, उसके बातें तुम लोग ऐसे मॉरल लेक्चर दे रहे हो जैसे तुम लोगों से कोई आगे चुनाव है। करके बात करूंगा, पहले तमीज से बात करो। ये तुम करके बात नहीं करो ना, ये तुम वडेरे नहीं हो कहीं के, तुम जागीरदार नहीं हो कहीं, बात नहीं कर सकते मुझसे। तमीज के दायरे में बैठ के बात करो। के साथ उन्होंने नहीं कहा कि वो वडेरे। फरहान साहब नहीं सर, मैं इनसे आप जनाब करके बात कर रहा हूं, ये मुझसे तुम करके बात नहीं कर। आप दोनों जरा से रिलैक्स हो जाएं। ज़िशान मलिक साहब से भी इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं।
ये अपनी देखिए मेरी बात सुनो, फरहान साहब ये अपनी बारी में बात करें, और सर मैंने इनसे बड़े रिस्पेक्ट से गुफ्तगू की है, अगर ये मुझसे तुम करके बात करेंगे, ये तो तरीका नहीं है बात करने का। चले गए फरहान साहब, इनको सच सुनना पड़ेगा, सच सुनना पड़ेगा। साहब चले गए शो से सर वो छोड़ के भाग जाते हैं ना हर बार। ये कहाँ का इंसाफ है कि इस के नौजवान तालीमी इदारों में ड्रेस आ गई है, इनको कुछ बोलो तो इनको बुरा लग जाता है, ये कहाँ का इंसाफ है? चलिए ठीक है फरहान साहब। ज़ीशान साहब आप बताइएगा, क्या है ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझ रही, ये कुरा क्यों नहीं खुल रहा कि उनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? वो कह रहे हैं कराची से हुई है, दूसरे कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से हुई है। अच्छा, ज़रा इसी बात को कंफर्म करते हैं कि इनकी गिरफ्तारी लाहौर से हुई है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस मुलजमा का जो रिकॉर्ड है ना, आपने बात की थी रिकॉर्ड की, मैं आपको रिकॉर्ड की ज़रा तस्हीह करा दूँ। मुलजमा 14 साल की उम्र में पहली बार इस बिज़नेस के अंदर ड्रग कैरियर के तौर पर आई थी। ठीक है। ये किसी के लिए काम करती थी और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ होती हैं, जो पार्टी कल्चर है हमारे, इस कदर रिलैक्सेशन मिला, इस कदर आंखों पे पट्टियां बांध दी गई कि आज वो खुद एक ब्रांड बन गई हैं। जी हाँ। अच्छा, इसमें बड़ी 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मोहतरमा 14 साल की उम्र में इस बिज़नेस के अंदर आई हैं, पार्टियों में जाती थी, वहाँ पर ये ड्रग जो है वो फ़रोख्त करती थी और पैसे लेकर के वापस चली जाती थी। मोहतरमा की शादी एक साहब से हुई, वो मुबैना तौर पर वकील बताए जाते हैं पेशे से। पहली शादी जो मोहतरमा की हुई थी, वो इस ड्रग बिज़नेस के, वो कह लें कि कार्टेल के सरबराह थे, पाकिस्तान में एक बड़ा बिज़नेस चलाते थे, बड़ा नाम था। और इसके साथ साथ उनके 2 भाई भी जो हैं वो वकील थे। और वो ये भी इंकशाफ हुआ है कि उन वकील भाइयों के चैम्बर के अंदर जो है वो मंशियात जो हैं वहाँ स्टोर की जाती थी और वहाँ से जो है शहर भर में सप्लाई की जाती थी। सर ये है अदालती निज़ाम इस मुल्क। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आगे सुनेंगे तो और ज़रा आएगा आपको कि जब यहाँ पर कराची में हालात ख़राब हुए, थोड़ा ऑपरेशन टाइट हुआ, सख्ती की गई, तो मुलजमा को गिरफ्तारी का खदशा हो तो मुलजमा लाहौर जा बैठी। वहाँ पर लाहौर में किसने उसको जो है वो पुष्टपनाही की, किसने आशीर्वाद दिया और वहाँ पर लाहौर में उसको सेटअप करवा करके दिया। और उसके बाद लाहौर में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें वो 7 करोड़ रुपए देकर के बाहर आई थी, वो भी एक बड़ी 7 करोड़ रुपए, जी, वो भी एक बहुत बड़ी ड्रामाई जो है वो सिचुएशन थी। जब वो गिरफ्तार हुई, किसने उसको फेक कॉल बताई, एक मुल्क की नामवर शख्सियत के नाम पर उनको कॉल की गई कि बताया कि वो नामवर शख्सियत आपको मिलना चाहती है, उस शख्सियत के लिए। अच्छा, उस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब थे गालिबन कोई इसी तरह का कोई बताया जा रहा है, 5 साल पहले की बात है। तो कोई बड़ी शख्सियत का नाम बताया गया कि वो पर्सनली आपको मिलना चाहते हैं, तो जो आपका ब्रांड है वो आप लेकर के खुद आए। जैसे ही वो खुद निकली, उनको एक वो जाल बिछाया गया था इदारों की जानिब से उनको गिरफ्तार करने के लिए। जब उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने जो है वो उस शख्सियत का नाम पूछा गया तो उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। ये भी एक इंकशाफ चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से इसके ऊपर लिखा भी गया है। ताहम मैं इसके बाद की बात पे आता हूँ। जिस डीएसपी ने उनको गिरफ्तार किया था, उसी डीएसपी को 7 करोड़ रुपए इन्होंने रिश्वत दी थी बकौल इनके, और उसी डीएसपी के साथ इन्होंने शादी भी की। पहले शौहर से तलाक लेने के बाद उसी डीएसपी से इन्होंने शादी की। उसके बाद इन्होंने अपने भाइयों को इस बिज़नेस में शामिल किया। उसके बाद इन्होंने एक 6 रुकनी जो कार्टेल है, जो गैंग है, वो बनाया। उसका तरीकाकार ये था कि इंटरसिटी बसेस और ट्रेन के थ्रू, खवातीन के थ्रू बैग्स के अंदर कराची मंशियात लाई जाती थी, यहाँ से वो राइडर्स वसूल करते थे। और उसके बाद मैडम पिंकी बताती थी कि कहाँ पर मंशियात डिलीवर करनी है। अच्छा, डिलीवरी का इनका तरीकाकार ये था कि जो राइडर होता था वो कस्टमर के साथ सामने नहीं था, कस्टमर के साथ वो डायरेक्ट नहीं था। मैडम पिंकी बताती थी लोकेशन, उस पॉइंट पे जाकर के वो पत्थर के नीचे, किसी पौधे के पीछे, कहीं पर भी वो मंशियात रखकर तस्वीर जो है मैडम पिंकी को भेजता था। मैडम पिंकी क्लाइंट से ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद उसको उसकी लोकेशन बताते थे। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट की बात कर लें तो गुलिस्तान जौहर की एक फ्रेंचाइज का नाम आ रहा है जिसको इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसमें एक और नाम आ रहा है उमैर नामी शख्स का। उमैर नामी शख्स के नाम पर जो है वो एक अकाउंट भी खोला गया। जब मैडम पिंकी का जो आईडी कार्ड है वो ब्लॉक हुआ तो उसके नाम पर, इनका लेन देन के लिए उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला गया जिसमें तमाम तर ट्रांजैक्शंस की गई और तमाम तर ट्रांजैक्शंस होती थी। करोड़ों रुपए जो है वो रिश्वत की मद में वसूल किए गए। उसमें सिंध हो, पंजाब हो, यहाँ के अदारे हों। 16 FIR हैं इनके ऊपर अभी तक सामने जो आई हैं। 16 FIR हैं जिसमें गैर कानूनी असला, मंशियात की खरीदो फरोख्त, कॉलेज में मंशियात फराम करना, इस तरह की एक, इवन कराची में तो एक मर्डर की FIR में भी इनको नॉमिनेट किया गया है, एक गैर कानूनी असले की FIR में इनको नॉमिनेट किया गया है। 16 FIR हैं। अरसा दराज से अपने एक ब्रांड पे इंटरनेट से, जो सबसे दिलचस्प बात है
वो कहते हैं, हमारे यहाँ नौजवान कहते हैं कि हम बड़े मायूस हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंटरनेट से सीखा और इम्प्लीमेंट करके एक अपना ब्रांड मुतारफ कराया, मैडम पिंकी डॉन का। बड़ी तरक्की की। तो ये इनकी जो सफ़र है ये जारी था। तहकीकाती अदारों के रडार पे जब ये आई हैं तो फिर ये कब्जे में आई हैं, तो इस तरह के होशरबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आगे चल के वो और बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। अगर तो मेरिट पे ये तफ्तीश हुई, मेरिट पे ये केस चला, तो आपको इससे बहुत बड़े नाम जो हैं वो मुल्क को चलाने वाली जो शख्सियात हैं शायद उनके नाम भी मंजरे आम पर आने की तवक्का की जा रही है। बहुत बड़ी बात कहते थे ज़ीशान मलिक साहब, आपने क्या कहेंगे? अच्छा फरहान अंसारी साहब, ये एमक्यूएम के जो नाम शामिल किए जा रहे हैं मुबैना तौर पर, आपको लगता है कोई एमक्यूएम के खिलाफ फिर से साजिश तो नहीं हो रही? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें साजिश की कोई बात नहीं है। मैं आपसे कोई गलत बयानी करूं या अननेसेसरी उन नामों को डिफेंड करूं, जैसे बता रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरे कराची से और दुनिया भर से नाम आएंगे, तो उसमें अगर एक या दो नाम कोई आ रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की बिल्कुल जरूरत है सर। मतलब आप लोग बिल्कुल एग्री हैं कि होनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए? सर मैं यहाँ तक गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि ये इंक्वायरी सिंध गवर्नमेंट से नहीं होनी चाहिए, सिंध पुलिस से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई आला बेंच बने, रेंजर्स करे, पाकिस्तान आर्मी करे। कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है, बहुत बड़ा इशू है। इस पर कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देनी चाहिए और वो ये इंक्वायरी करे, बिल्कुल करे। अच्छा फरहान साहब, क्या इस केस का अंजाम भी वाकई कोई मिसाल बनेगा, कोई एग्जाम्पल सेट होगी, या फिर चंद दिनों या चंद महीनों के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी नहीं लगता। अगर तो ये इंक्वायरी माजी की तरह अयान अली केस की तरह करनी है तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर मुल्क चलाने वालों को, पाकिस्तान चलाने वालों को, इस कौम के नौजवानों का, इस कौम के लड़के लड़कियों का, स्टूडेंट्स का थोड़ा सा भी एहसास है, जिस तरह मैंने आपको बताया तालीमी इदारों के अंदर ये आम है। इस शहर का स्टेक आप लोगों के पास है, सही है, आप लोग क्लेम करते हैं इस शहर का स्टेक आप लोगों के पास है, मेजॉरिटी सीट्स आप लोगों के पास हैं, आपकी जमात का इस शहर में एक खासा रोब और दबदबा भी रहा है माजी में, और आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? कभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को तक पहुंची थी? क्योंकि एमक्यूएम की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको बड़ा माना और गिरदाना जाता था, तो आज तक ये चीज़ें कभी एमक्यूएम से शेयर हुई थी कि शहर में इतना मुनज़्ज़म ये धंधा चल रहा है? देखिए डेफिनेटली जब एमक्यूएम के पास वज़ीर दाखिला वाली सीट थी तो उस लेवल पे चीजें शेयर हुई होंगी और वहां उन्होंने उस तरह कार्रवाई भी की होगी, उसके अहकाम भी जारी किए गए होंगे। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जब एमक्यूएम के पास जिस तरह आपने बताया उत्सुकता सारी चीजें थी, तो ग्राउंड के ऊपर इस तरह के हमारे पास जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती थी उस वक्त इस तरह की चीजें नहीं होती थी कि किसी स्कूल के अंदर इस तरह की कोई इवेंट हो रहा है या जी ड्रग्स पार्टीज हो रही हैं, ये चीजें उस वक्त नहीं होती थी, ये आज हो रही हैं, ये सारी चीजें ये आज आपको देखने को मिलती हैं सारी चीजें। अच्छा फरहान साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लज्जार साहब जो वजीर कानून भी हैं, उन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में दावा किया है और वादा भी किया है, बकौल उनका वादा है, उन्होंने कहा है कि इस केस में कुछ भी हो जाए पिंकी जेल से बाहर नहीं आएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? सर मैं लंजार साहब की बातों को सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। ठीक है फरहान साहब। ज़ीशान मलिक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अरमगान केस, फिर ये पिंकी केस, क्या लगता है, क्या फ्यूचर लग रहा है आपको इन दोनों केसेस का? देखें, अरमगान के केस में जब शुरू में तफ्तीश हो रही थी, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी गई थी, मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के भी कायम किए गए, गैर कानूनी असले के भी हुए, पुलिस मुकाबले के भी हुए, गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के भी मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज हुए। पहले वो मीडिया की एक्सेस में थे, जो नेशनल मीडिया है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो सिटी कोर्ट जाते थे, इसके केसेस में पेश होते थे। उसके बाद जैसे ही बड़े बड़े नाम सामने आना शुरू हुए तो इनके केसेस को जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर नेशनल मीडिया के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी तो एक्सेस मौजूद है, ताहम जो नॉर्मल सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं या डिजिटल मीडिया के जो लोग होते हैं उनकी एक्सेस नहीं होती। वहाँ पर अब तारीख़ों में इल्तवा भी आना शुरू हो गया इनके केसेस के अंदर, वकील साहब नहीं आए, इल्तवा की दरख्वास्त लग गई। इस केस में भी पर्दे जुर्म आयद होना थी, तबीयत नासाजी हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो वो मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत ये सारी जो बड़े बड़े नाम जब बाहर आना शुरू होते हैं ना, तो चीज़ें ये बंद हो जाती हैं।
पिंकी के केस में भी फिलहाल तो बड़े बड़े नाम आने की तवक्का देख रहे हैं हम लोग। कुछ नाम हमारे सामने आ भी रहे हैं, इस पे वर्किंग भी जारी है। सिंध पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके ऊपर प्रेशर भी आया है, और लेकिन अब इसके आगे इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी। इसके अंदर जो काम किया गया है, जो नेग्लिजेंस पुलिस के जिन अफसरान ने की गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताम फिलहाल पुलिस सीरियस दिखाई दे रही है, इसको सीरियसली ले रही है। 2 दिन के अंदर तकरीबन कोई 5 से ज़ायद इजलास जो हैं वो इस केस पे हो चुके हैं। आला अफसरान जिसमें पुलिस के एडिशनल आईजी, डीआईजी लेवल के जो अफसरान हैं वो शामिल हुए। ठीक है ज़ीशान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस केस के ऊपर खुलकर गुफ्तगू की, अपना नुक्ता नज़र बयान किया। अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ हुआ है और जो कुछ माजी में बंदरबाट देखी गई है, आपने उसका खुलकर जिक्र किया। बहुत बाबंगे दोहल आपने गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो तशरीफ़ के साथ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलूच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फरहान अंसारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, जो ज़बान इस प्रोग्राम में इस्तेमाल की, मैं उसे कंडम करूँगा, उसको हज़फ भी करना चाहता हूँ। और नाजरीन, अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मनशियात का नासुर सिर्फ गली मोहल्लों तक अब महदूद नहीं है, बल्कि माशरे के ताकतवर और पौश तबकात तक पहुँच चुका है। अब कौम की नज़रें इस JIT पर हैं कि आया ये तहकीकात वाकई असल सरगनाओं और सहूलतकारों तक पहुँच पाती है या नहीं, क्योंकि अगर बड़े मगरमच्छ कानून की गिरफ्त से बाहर रहे तो ये जहर हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को मज़ीद तबाह बर्बाद कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।